इंडी गठबंधन का राहुल गांधी से भरोसा उठ गया है। नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। जी हां, कांग्रेस सांसद कीर्ति पी चिदंबरम ने इंडी ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम ने गठबंधन में रोटेशन सिस्टम लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि नेतृत्व हर साल बदलता और अलग अलग दलों को जिम्मेदारी दी जाती तो गठबंधन अधिक मजबूत और संतुलित बन सकता था। चिदंबरम ने इसे राजनीतिक रूप से परिपक्व सुझाव बताते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्रीय दल के नेता को संयोजक बनाया जाता तो गठबंधन को व्यापक स्वीकार्यता मिलती। उनके इस बयान के बाद अब विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर बहस और तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इंडी ब्लॉक के भीतर समन्वय और नेतृत्व संरचना पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। यही नहीं, सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल भी खड़े किए गए थे। संपादकीय में कहा गया कि इंडी ब्लॉक इस समय एक चौराहे पर खड़ा है और उसे यह तय करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर संकट की स्थिति में नेतृत्व कौन करेगा। लेख में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन या किसी अन्य नेता के नाम पर चर्चा की जरूरत बताई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले गठबंधन के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान विपक्षी एकता को कमजोर कर सकती है। सामना के कार्यकारी संपादक शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत हैं, इसलिए इस संपादकीय को उनके रुख से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे अखबार का एक विचार बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन के भीतर चल रही असहमति के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। और यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कुछ दिन पहले ही डीएमके नेता एम.के. स्टालिन को इंडी ब्लॉक का नेता बनाने की भी वकालत की थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारूद ने इंडी ब्लॉक के नेतृत्व के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक को राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर लगता है? क्या इंडी ब्लॉक को राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या राहुल गांधी अपने सहयोगियों की बात मानेंगे? आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। இந்தியா கூட்டணியில தான் இருக்கிறோம். இந்திய அளவில் இந்தியா கூட்டணிக்கு நாங்கள் தலைமை தாங்குறோம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குகிறது. அந்த கூட்டணி நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு கமிட்டி அமைச்சிட்டோம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு. அவங்க சட்டமன்ற கூட்டம் முடிஞ்சப்புறம் 22ஆம் தேதி ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ரெண்டு கமிட்டியும் பேசி எத்தனை தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுவார்கள், குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வளோ போட்டியிடுவோன்னு நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தொகுதிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், எந்தெந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி நிற்கும்ன்றதை அடையாளம் காணுவோம். அதுக்கப்புறம் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து பிரச்சாரம், கூட்டணியின் சார்பாக பிரச்சாரம் செய்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு தேர்தலை சந்தித்து முடிவுகள் வரும். இதுதான் சீக்வன்ஸ். அந்த முடிவுகளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குன்றதை அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் இப்போ நடக்க போகிற சீக்வன்ஸ். கட்சியில் நிறைய பேர் நிறைய கருத்தை சொல்லுவாங்க, அதுவே கட்சியோடைய அபிஷியல் பொசிஷன் ஆகாது. அரசியல் கட்சியின் சார்பாக கன்வீனரை போடுறதுல ஒரு ஒரு உண்மை இருக்கிறது. அதை போட்டிருக்கலாம், போட அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்குமே போன தடவை நிதிஷ்குமார் ஒரு தடவை இந்த கூட்டணிக்குள்ள வரும்போது அவரை ஒருங்கிணைப்பாளராக போட்டிருக்கலாம். இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் மமதா பானர்ஜியை போட்டிருக்கலாம், இல்லைனாக்க உத்தவ் தாக்கரேயை போட்டிருக்கலாம், இல்லைனாக்க திரு ஸ்டாலின் அவர்களை போட்டிருக்கலாம், முதலமைச்சர்களாக இருந்த மற்றவர்களை போட்டிருக்கலாம். ஒரு ரொட்டேஷன் பேசிஸ்லையும் போட்டிருக்கலாம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முதலமைச்சர் போடலாம். அதை பற்றி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பொலிட்டிக்கலி ஒரு மெச்சூரான கமெண்ட்டாக தான் நான் பார்க்குறேன். கன்வீனர் ஆஃப் தி அலையன்ஸ் பிரதான அரசியல் கட்சியை தவிர இன்னொரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர், ஒரு மாநில அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர் இருந்தால் அதில் சரி, முன்னாடி நீங்கள் உதாரணங்களாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. இன்னைக்கு நாங்கள் இந்தியா கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம். இந்திய அளவில் இந்தியா கூட்டணிக்கு நாங்கள் தலைமை தாங்குறோம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குகிறது. அந்த கூட்டணி நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு கமிட்டி அமைச்சிட்டோம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு. அவங்க சட்டமன்ற கூட்டம் முடிஞ்சப்புறம் 22ஆம் தேதி ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ரெண்டு கமிட்டியும் பேசி
எத்தனை தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுவார்கள், குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வளோ போட்டியிடுவோன்னு நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தொகுதிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், எந்தெந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி நிற்கும்ன்றத அடையாளம் காணுவோம். அதுக்கப்புறம் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து பிரச்சாரம், கூட்டணியின் சார்பாக பிரச்சாரம் செய்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு தேர்தலை சந்தித்து முடிவுகள் வரும். இதுதான் சீக்வன்ஸ். அந்த முடிவுகளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குன்றதை அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். प्रतिक्रिया आपने सुनी, तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी हमारे साथ है। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष जी आपसे ही करना चाहूंगी। संतोष जी, कार्ति चिदम्बरम ने सीधे रोटेशन सिस्टम की मांग कर दी है, अब इसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व क्या विचार कर रही है? जी नमस्कार जी। सभी पैनल के साथियों को राम राम। सबसे पहले आपने मुझे सवाल किया है तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से चिदम्बरम जी का बयान मैंने सुना नहीं, क्योंकि पूरा क्या वाक्य किस भाव में उन्होंने ये शब्द बोला है, लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की जो साजिश मोदी जी, अमित शाह जी जो करते आ रहे हैं, वो कभी उसमें सफल होने वाले हैं नहीं। और रही बात कि कई जो छोटे छोटे जो राज्यों में गठबंधन दल हैं, वो चाह रहे हैं कि मतलब उनका इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको दिया जाए, तो उससे क्या है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर होगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस है, आज भी है। आज भी गांव में, ढाड़ी में, शहर में, चाहे कहीं भी कस्बे में, आदिवासी, किसान, सब दलित, सब कांग्रेस को एक विचारधारा के तौर पे और एक उस मानते हैं। तो हर देश में, देश के हर राज्य में, हर गांव में कांग्रेस का एक वर्कर है। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि आपका, ठीक है, बात पूरी करिए। ठीक है, ठीक है। मैं मतलब वही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने 2024 का चुनाव लड़ा, तो वो एक अच्छा मैसेज गया। और आगामी 2029 के जो चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और मुझे लगता है कि हम सत्ता में वापस आएंगे। और मोदी जी की जिस तरीके से जो झूठ लगातार वो 12 वर्षों से बोलते आ रहे हैं, तो देश की जनता लगभग अब समझ चुकी है और उनके झूठ का पर्दाफाश जनता करेगी। धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बल पे उन्होंने जो सत्ता हासिल की थी, तो मुझे लगता है कि लोग अब विकास और जो 15 लाख रुपए पर व्यक्ति को देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार, तो ये सब चीजें लोगों के अब जहन में आ रही हैं, तो समझ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जो वापस लौट रहे हैं लोग। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा और आगामी 2029 में हम बड़ी मजबूती के साथ खड़े होकर उभरेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, ठीक है। संतोष जी, आपने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हम मजबूती के साथ आगे भी चुनाव लड़ेंगे और हमारा गठबंधन मजबूत है। छोटी मोटी चीजें देखो, हर दल में कोई भी अपना एक विचार रख सकता है, तो इसमें ये नहीं कि हमारे गठबंधन में कोई फूट पड़ गई या किसी भी प्रकार के विचार कोई भी रख सकता है। अंदरूनी कलह आपके गठबंधन में नहीं है? कलह नहीं है ये। अगर कलह होती तो अलग होते, हमारे जो दल हमारे साथ गठबंधन में जुड़े हुए वो अलग होते। संतोष जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आपका गठबंधन मजबूत है तो बैठकें क्यों नहीं होती है आपके गठबंधन में? जब चुनाव आते हैं तभी आप लोगों को आपका गठबंधन याद आता है, चुनाव के वक्त ही। हमारी बैठकें हर जो भी चुनाव होते हैं उससे पहले होती हैं और हर दल का अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्व है। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम जब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो साथ होते हैं, लेकिन जो लोकल चुनाव होते हैं या नहीं, चुनाव के बाद भी तो रणनीति बनती है ना, जनता के मुद्दों पर बात होती है। तो क्या आपका गठबंधन चुनाव के बाद भूल जाता है कि हम एक हैं, एकता का परिचय जो आप लोग देते हैं?
तब भूल जाते हैं आप लोग कि चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ, ठीक है, अब फिर चुनाव आएगा, फिर हम गठबंधन की बात करेंगे। शिवानी जी, आप एक बात बताइए, जो गठबंधन हमारे 2024 में थे, उसमें से कोई गया इधर उधर गया? हाँ, एक स्वतंत्र हमारी एक गठबंधन है, कोई भी अपना विचार रख सकता है। ये नहीं बीजेपी की तरह कि नहीं, जो बीजेपी के साथ हैं वो बोलने की आजादी भी नहीं है उनमें तो। लेकिन हमारा जो बिल्कुल गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें कोई भी अपना पक्ष रख सकता है मीडिया के सामने, या कोई हमारी मीटिंग्स वगैरह हो उनमें भी अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि हमारे इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि हमारी गठबंधन में किसी भी प्रकार की कोई कलह या दरार पड़ रही है। चलिए ठीक है, अश्विनी जी, संतोष जी का कहना है कि आपकी पार्टी में आप लोग अपने नेताओं को और बोलने नहीं देते, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, बोलने का मौका नहीं देते हैं। और आप लोग जिस तरीके से कहते हैं कि इनके गठबंधन में अंदरूनी कलह है या नेतृत्व की बात आ रही है, अंदरूनी खींचतान की बात आ रही है, ये तो इस बात को नकार रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। अश्विनी जी, जवाब दीजिए इनको। शिवांगी जी, देखिए, बोलने का आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहां पर दिक्कत होती है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलने में बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात 95 चुनाव हार चुके राहुल गांधी जी, भाई अपने बारे में बोलिए। एक मिनट संतोष जी, आपको पूरा मौका दिया गया, पहले बात सुनिए, ठीक है। जी संतोष जी, बीच में बोलने से बढ़िया प्रवक्ता नहीं कहा जाता, सुनना से सीखिए थोड़ा सा। देखिए शिवांगी जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 95 चुनाव हार चुके राहुल गांधी पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, इनकी पार्टी के लोगों का भी नहीं रहा। और आप बताइए, लगभग एक साथ 2000 के आसपास जो है एनडीए का जब गठन हुआ, उसके बाद यूपीए का भी गठन हुआ था। आज एनडीए बरकरार है, यूपीए का विसर्जन हो गया। यूपीए के बाद इन लोगों ने इंडी अलायंस बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, सभी लोग जुटे। लेकिन मैं अभी, संतोष जी अपना टर्म आएगा तो बता देंगे कि इसका कार्यालय कहां है, इसकी आखिरी बैठक कब हुई है और इसके कन्वीनर कौन है। उसके बाद भी इंडी अलायंस यहां पर है। अभी नारा लगा था कुछ दिन पहले चुनाव के, राहुल हटाओ ममता लाओ। लालू प्रसाद यादव जी ने भी ममता जी का समर्थन कर दिया था। एक बिहार राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया, अभी आपके सामने आपने जो है कार्ति पी चिदम्बरम जी का बयान सुनाया। महाराष्ट्र से जो है उनकी महावसूली अघाड़ी के नेता संजय राउत जी का बयान आ गया। तो अलग अलग समय पर अलग अलग बयान आते रहते हैं। तीसरा, अभी मैं कुछ दिन पहले बड़ा मणिशंकर है अय्यर जी का जो बयान आया है, उसको देख लीजिए। उस पर डिबेट हो चुकी है सर, इसके लिए बना सर, था। उस पर डिबेट हो चुकी है। मणिशंकर अय्यर हमारी पार्टी के नेता नहीं है। अरे भाई, क्या शिवांगी जी देखिए ना, ये बीच में क्यों लेना देना नहीं है ना उनका सर। हमारी मणिशंकर अय्यर को हमारी पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संतोष जी, ठीक है, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मुझे संदीप जी के पास ही वापस लौटना है। क्यों सुन लूंगा मैडम, वो चीज क्यों सुनूंगा मैडम? मैं जो तो आपका समय आएगा। चलिए ठीक है, संदीप जी से सवाल होंगे, ठीक है। ना माना जाए उनको, ना मैं डिबेट में ये सब चीजें सुनूंगा। हमारी पार्टी से उनका कोई नाता नहीं है, हमारी पार्टी ने उनको निकाल दिया है। वो हमारी पार्टी को से अपना नाम जोड़ने का प्रयास करें तो ये गलत है। ठीक है संदीप जी, ये फ्रेंडली फाइट जो चल रही है, इसका चुनावी रणनीति पर कितना असर पड़ेगा? वापस लौटूंगी। मैं शांति से सुन रहा हूँ, मैं शांति से सुन रहा हूँ। जब बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे बीच में ओवरलैप करेंगे। और अश्विनी जी, आपको भी देखिए, आपको भी, मैं शांति से सुन रहा हूँ। आपको भी पूरा समय दिया जा रहा है। अश्विनी जी, आपको भी पूरा समय दिया जा रहा है। संदीप जी से सवाल लूंगी, उसके पास वापस लौटूंगी। संदीप जी, जवाब दीजिए। शिवांगी जी, मुझे लगता है सत्ता पक्ष से आते हैं, अश्विनी जी को और समय दिया जाना चाहिए। हम अपनी बात उसके बाद भी रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अश्विनी जी बात पूरी करिए। ठीक है, संदीप जी ने कहा है, आप बात पूरी करिए। ठीक है, मैंने संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इस तरीके का डिबेट हम नहीं कर सकते हैं कि जब हम लोग धैर्य से सुन रहे हैं तो इन कांग्रेसी प्रवक्ता के बीच में क्यों इनके जो है मरोड़ बल उठ रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, इनको इनके हाथ मालिक बोलिए, आप बोलिए, आराम से बोलिए। अश्विनी जी बात पूरी करिए। देखिए, डिबेट का भी एक समय सीमा होती है, ऐसे समय निकल जाएगा। या तो वो बोल दे रहे हैं या तो आप बोल दे रही हैं, तो हम क्या बात पूरी करें अपनी?
आप अपनी बात बीच में पूरी बोलेंगे, करिए। नहीं हमारा ये दल हो रहा है। अरे भाई अपने समय पर बोलिए, आपको पूरा समय दिया ना। संदीप जी ने बात कर टोका आपको, ना मैंने टोका, ना शिवांगी जी ने टोका, लेकिन फिर भी बीच में आप लोग, ये आदत पड़ रही है, कमजोर लोग ऐसे ही अश्विनी बीच जी, में बोला अश्विनी करते जी, हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको समय दिया जा रहा है, आप अपनी पहले बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। G23 किसके खिलाफ बना था? कपिल सिब्बल साहब के घर पर इन अराजक लोगों ने, जो उसके बचे थे, टमाटर और पत्थर फेंक दिया था वहां। उसमें कौन कौन लोग थे G23 में? ये कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। जितिन प्रसाद जी, सॉरी वो क्या नाम है, वहां से माधव सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, इन लोगों ने जब छोड़ा था तो इन लोगों ने कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आया था कि ये डस्टबिन में पड़े हुए थे, बेकार लोग थे। तो लोगों का मोह भंग होता जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, लोगों का मोह भंग हो जा रहा है इंडी अलायंस के इस नेता से जो 95 चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ये बयान आ रहे हैं। इंडी अलायंस में देखिए, अभी मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू, तो हम एक साथ लड़ेंगे पूरे देश में, वहां के लिए है न कन्वीनर, न वो मैंने पूछा, वो नहीं बताएंगे। ये अकाली दल, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, दिल्ली में अलग लड़ती है, बंगाल में वो अलग लड़ते हैं। तो ये कौन सा गठबंधन है? राहुल जी गए बिहार में, वोट चोरी का नारा दिया, तेजस्वी जी ने उससे बाद में किनारा कर लिया। इस तरीके का ये इंडिया अलायंस है। आज गठबंधन की बात हो रही है, न कि किसी के एक दूसरे के ऊपर बात हो रही है। और हमारा एनडीए आज भी उसी तरीके से मजबूत है जो श्रद्धेय अटल जी हमको दे गए थे। तो तुलनात्मक अगर कोई करना चाहेगा तो तुलना नहीं है। हम सबको बोलने की आजादी है, लेकिन जब घर में बर्तन काहे ये खड़केंगे? जब सब बर्तन सही जगह रखे हुए हैं क्यों खड़केंगे? यहां पर खड़कने का है कि जब तक राहुल गांधी जी बैठ नहीं जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है अध्यक्ष जी की बैठ जाए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, राहुल गांधी जी किस तरीके से कुर्सी खींचते हैं, अपने बैठते हैं, वो चले जाते हैं। वहां किस तरीके से जो है कर्नाटक में एक हुआ, वहां पर कुर्सी 2 थी, बैठे हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल जी पहुंचे, खड़े हो गए, जब तक कुर्सी नहीं आई तब तक खड़े ही थे। तो ये चीजें जो है एक असफल वंशवाद की निशानी है राहुल गांधी जी, जिनको ना कांग्रेस पार्टी और ना कोई इंडिया अलायंस का सदस्य इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है, संदीप जी के पास वापस लौटेंगे। संदीप जी, जो सवाल पहले किया था वही सवाल है मेरा। जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट, में इसको कहूंगी फ्रेंडली फाइट दिख रही है, चुनावी रणनीति पर कितना असर पड़ सकता है इन सब चीजों का? संदीप जी। देखिए शिवांगी जी, आप इसको फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको एक राजनीतिक फाइट मानते हैं, और राजनीतिक फाइट से कोई भी पार्टी बची नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी अगर आप देखेंगे, आपके बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी ने मिलकर के सरकार चलाई, आज राहें जुदा हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई, आज राहें जुदा हैं। और जो संगठन की बात आती है या जिम्मेदारियों की बात आती है, अगर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुनेंगे तो उनकी राय बिल्कुल अलग होगी। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी में रहे, उनकी राय बिल्कुल अलग थी। जसवंत सिंह जो बीजेपी में रहे, उनकी राय अलग थी। यशवंत सिन्हा जो बीजेपी में रहे, उनकी राय अलग थी। अब आ जाती है बात कांग्रेस की, तो ऐसे लोगों की कांग्रेस में भी कमी नहीं है, ना उनके अलायंस में कमी है। ये राजनीति का एक हिस्सा है। हर नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, जमीन पे अपने आप को मजबूत करना चाहता है, और एक राजनीति में स्ट्रेटेजिक प्रेशर होता है जो हर पार्टी जो भी टॉप लीडरशिप में या गठबंधन करने जाते हैं उससे पहले भी इस तरीके का माहौल बनाया जाता है और बाद में फिर गठबंधन कर लिए जाते हैं। तो ये एक दबाव की राजनीति होती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी या गांधी परिवार पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जिस तरीके से मणि अय्यर शंकर, जिसकी हमने अभी जिक्र किया डिबेट में, वो वही व्यक्ति है जिसने मोदी जी के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। और अगर हम किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति के साथ में रहते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा दोस्त है, तो एक ना एक दिन उसका जो माइंड है वो हमारे ऊपर भी इफेक्ट करता है। जैसे कहते हैं कि कोयले की खान में दाग धब्बा जरूर लगता है। तो इस तरीके के लोग ना पक्ष के लिए अच्छे हो सकते हैं, ना विपक्ष के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हर पार्टी को और हर अलायंस को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसके आधार पर आगे काम करना पड़ता है। जो लोग बीजेपी की राय से सहमत है या बीजेपी के वर्किंग स्टाइल से सहमत है, वो आज एनडीए का हिस्सा हैं। और जो बीजेपी के साथ जिनकी राय नहीं मिलती है या जो राजनीतिक सेटलमेंट उनका नहीं बैठता है, क्योंकि मैं राजनीतिक सेटलमेंट में इसलिए कह रहा हूं, जैसे नीतीश जी एक वक्त एनडीए आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है,
पहले वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, और ऐसे कई संगठन और कई नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उनमें से एक है। तो ये लोग समय समय पर अपने फायदे के हिसाब से पार्टी और दल बदल लेते हैं। बिल्कुल। संतोष जी, आप लोग कहते हैं कि आपका गठबंधन मजबूत है, लेकिन मजबूती नजर नहीं आती है। राहुल गांधी से लोगों का भरोसा उठ रहा है। पहले राहुल गांधी जब बिहार में चुनाव होता है तो वहां पर वोट चोरी का नारा देते हैं, जिस तरीके से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, लेकिन तेजस्वी यादव उससे किनारा कर लेते हैं। तो आप ही लोगों में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, आप ही लोगों में एकता नजर नहीं आती है, फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन तो मजबूत है। किस तरीके से मजबूत है, जरा वो समझाइए। आखिरी बैठक आप लोगों ने कब की, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बैठकें तो गठबंधन में होती नहीं है। चुनाव आएगा तब आप लोग बोलेंगे कि हाँ चलिए एकजुट होते हैं, गठबंधन की बैठक करते हैं। आखिरी बैठक कब हुई है गठबंधन की? संतोष जी, पहले बिहार का आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। बिहार के अंदर में वोट चोरी के मामले में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी ने सामूहिक तौर पे कई रैलियां की, कई मीटिंग्स की। सामूहिक तौर पे सीट का जो बंटवारा हुआ वो दोनों के बीच में बैठ के हुआ, और एक एक सीट पे हम लोग कांग्रेस और तेजस्वी जी प्रचार करने गए एक दूसरे के लिए। तो वहां हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और देश के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कि हमारा जो गठबंधन है, मान लो 6 महीने में या चुनाव से पहले 1 महीने 2 महीने सीट शेयरिंग का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा होता है तो हम मीटिंग भी करते हैं एआईसीसी में, चाहे या किसी भी अन्य किसी पार्टी दफ्तर में जो भी करनी होती है, जहां स्थान तय होता है, निश्चित तौर पर मीटिंग होती है। अभी 2 महीने पहले इंडिया गठबंधन की हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर में। आगामी अब जैसे जो चुनाव आ रहे हैं, बंगाल या केरल, आगे गुजरात आएगा। संतोष जी, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि चुनाव के वक्त ही आप लोग क्यों मीटिंग करते हैं? कौन कह रहा है कि चुनाव के वक्त? हमारी मीटिंग जब आवश्यक होती है तो मीटिंग होती है सभी दलों की, और हर व्यक्ति की एक मीटिंग, हर पार्टी का एक व्यक्तिगत वो होता है, एक ऑरा होता है। हाँ। अब कोई व्यक्ति कहीं, जैसे महाराष्ट्र में संजय राउत जी ने कुछ बोला, किस परिप्रेक्ष्य में बोला, किस भाव में बोला, उन्होंने कोई मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोला, एक उन्होंने लेख लिखा, ठीक है, तो वो एक अच्छे के लिए लिखा। वो कहते ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अगर कोई भी चीज, अगर कोई निंदा व्यक्ति कर रहा है, उन्होंने तो निंदा भी नहीं की, उन्होंने तो एक सलाह दी है। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, कैसे, ऐसे ही कीर्ति चिदम्बर जी ने भी सलाह दी है कि ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। उनके पास में कहीं फीडबैक आया होगा, उन्होंने वो बोल दिया। अब इसमें इंडिया गठबंधन को कमजोर बोलो, आप दरार बोलो, ये मीडिया की उपज है, इसमें कोई दम वाली बात तो है नहीं। हमारे इंडिया गठबंधन जब से बना है, जब से आज भी मजबूत है, आगे भी रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी मैम। तो ममता बनर्जी का नाम आगे क्यों आ जाता है? ममता बनर्जी के साथ हमारी बात चल रही है। चुनाव जो केरल में है, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, हमारी बहुत अच्छी। हम अब चिल्लाएं थोड़ी, हमारी ममता बनर्जी से क्या बात चल रही है, हमारी केजरीवाल जी से क्या बात चल रही है, तो हमको ये एक पॉलिसी है हमारी। जब बात बन जाएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों नेताओं को मीडिया को बताएंगे और देश को बताएंगे। अब इसमें बीजेपी वाले या उनके साथी जो सहयोगी हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम 75 क्या 95 क्या, हम और 10-5 इलेक्शन हार जाएं तो भी हमारी हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है देश के लिए, और वो शहीद परिवार से आते हैं, तो उनको कोई ऐसी सत्ता की भूख नहीं है। उन्होंने अपने भाषणों में भी कहते हैं, मुझे सत्ता की भूख नहीं है। जो लोग सत्ता सुबह से लेकर शाम तक सत्ता की भूख में जो अन्याय कर रहे हैं। चलिए ठीक है अश्विनी जी, हिम्मत बहुत है और मजबूती बहुत है, सत्ता की भूख नहीं है। क्या जवाब देंगे इस बात का अश्विनी जी? देखिए, 56 साल तक सत्ता में रहने वाले लोग अगर कहते हैं कि सत्ता की भूख नहीं है, तो क्यों ये सब कर रहे हैं? देश को बदनाम करने पर क्यों तुले हैं? एआई समिट में जगह क्यों कराई? बीच में टोकना चाहूंगा, कांग्रेस के लोगों को भेज कर इन लोगों ने, तो सत्ता की भूख नहीं राहुल है, गांधी जी तो को ये सत्ता क्यों हो रहा की है? भूख नहीं है। अब देखिए, अब शिवांगी जी क्या है, इनको कभी पहली बार मैं बैठे आपको बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में बन जाते।
लेकिन तक क्या वो नहीं बता बने, रहे थे? मंत्री भी अभी नहीं तक बने, नहीं याद आ इसलिए रहा, मैं हम दावे तो के साथ कह सकता हूँ कि वो बंदा सत्ता का भूखा नहीं है। शिवांगी जी रहने दीजिए, संतोष जी, नमस्कार। संतोष जी, इन्हीं को बोलवाइए, इन्हीं को बोलवाइए। संतोष जी, जी बात पहले सुन लीजिए। अश्वनी जी की बात सुनिए, आपको पूरा समय दिया गया, आपने भी अपनी बात रखी है, उनकी बात सुनिए, फिर उसके बाद आप काउंटर करिए, उस बात का जवाब दीजिए। जी अश्वनी जी, ये पता नहीं क्या बहस का डेकोरम लोग नहीं जानते। संतोष जी तो अक्सर बैठते हैं, लेकिन क्या है मतलब ये अंदर से क्यों निकल रहा है? ये मतलब कितने कमजोर हो रही है कांग्रेस कि थोड़ी देर बात सुनने का भी धैर्य नहीं है इन लोगों को। अश्वनी जी वो हिम्मत वाला कह रहे हैं अपने आप को, आप कमजोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं। शिवांगी जी आज पता नहीं कैसे संतोष जी को नहीं लगा कि संदीप जी आज इनको कम से कम इतना आधार दे दिया इन्होंने। कांग्रेस पर बहस है, उन्होंने जो है भाजपा को घेरा, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, खैर होता है। अब देखिए इन लोगों को जो भी हो, हम वहां पर जो है अभी इन लोगों ने पता नहीं कैसे ये प्रवक्ता है, 3 चीजें मैंने पूछी कि आखिरी बैठक कब हुई थी, वो नहीं बता पाए। कन्वीनर कौन है, वो नहीं बता पाए। कार्यालय कहां है, वो नहीं बता पाए। तीनों चीज। चौथी चीज अब आ रही है, मणिशंकर अय्यर जी को अभी आपके चैनल पर इन्होंने कहा कि वो तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, वो हमारी पार्टी में ही नहीं है। वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, राहुलवादी नहीं हूं। कौन खेड़ा मुझे निकलवाना चाहते हैं, जब निकाल देंगे तब मैं जाकर उनके लात मारूंगा, ये वो बोल रहे हैं। और यहाँ पर कि भाई वो पार्टी में ही नहीं है। ये कैसा कांग्रेस है कि जो नेता अभी केरल से आ रहा है, केरल चुनाव पर जो है वो इस समय बोल रहे हैं, क्या स्थिति होगी केरल में? कौन खेड़ा के साथ उनके जो संवाद चल रहे हैं। रही बात कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी कहा, अप्रासंगिक हो चुके हैं शिवांगी जी, और वो सबके लिए हो चुके हैं। और बड़ा स्पष्ट साथ भी संदीप जी को, चूंकि पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो इनको हर चीज पर पैनी नजर रहती है। ममता बनर्जी जी ने किस तरीके से इनका वो किया। शरद पवार जी कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बयान देते हैं, उस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस जागीरदार की तरह है कि जिसका सब लुट जाता है लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हम जागीरदार हैं। तो सब लुट चुका है, ये शरद पवार जी के बयान है, मेरे नहीं है, उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूं। तो अब जो है ये स्थिति यहां पर आ गई है। 95 चुनाव हारने के बाद लड़ाई करने की बात है। दूसरी बात, संतोष जी ने कहा कि हमारे पास हर गांव में एक कार्यकर्ता है। आज अगर यहां पर जो है उत्तर प्रदेश में निकाल लिया जाए, हम कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 10 जिले गिना दें जहां पर आपके पास 100 कार्यकर्ता हो। संगठन नहीं है अश्वनी जी, जिस तरीके से संतोष जी कह रहे हैं मजबूती है, अब ये वक्त बताएगा कि कितना मजबूत इनका गठबंधन है, क्योंकि अंदरूनी बयानबाजियां, अंदरूनी कलह की तस्वीरें तो देख रहे हैं। भले ही हम कहें कि हम बहुत साफ हैं, कोई कलह नहीं है, अब वो वक्त बताएगा कि कितनी कलह नहीं है। एक लाइन बस बोल लेता हूँ, एक लाइन। चलिए अश्वनी जी, क्योंकि फिर समय का अभाव है, तो चलिए ठीक है, बोलिए। चलिए, वो गए, वो देखिए इस समय गठबंधन की राजनीति का दौर है संदीप जी। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन क्या आपने, संदीप जी ये जवाब आपसे मैं चाहूंगा इसी आपके टर्म पर, कि क्या यूपीए है आज? एनडीए तो खड़ा है, लोग आए और गए, पार्टियां आई और गई, तो इसमें आज एनडीए मजबूती से खड़ा है, यूपीए का विसर्जन हो गया। चलिए ठीक है अश्वनी जी, ठीक है। अब ये तो देखना होगा कि किस गठबंधन की कितनी मजबूती है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां अभी चल रही हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए आज के रणक्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।